हेलो एवरीवन, आई एम सी ए सचिन तनेजा। और आज की क्लास में भी हम अपना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को कैरी करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने अब तक डिस्कस कर लिया था वो था कि इन्वेंट्रीज होती क्या हैं, इन्वेंट्रीज क्या होती हैं और उनको मेज़र करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। हमने एक अपना बेस डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। 2 मिनट क्विक रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास की और उसके बाद फिर आज हम अपना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे आएंगे। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट में हम अपना करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और यहाँ पे जो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स और आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है, ये नंबर हमें अब तक गिवन रहता था। AS2 कहता है कि आप इसको वैल्यू कैसे करेंगे। AS2 हमें सिखाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये नंबर डिराइव कैसे किया जाता है, यहां पे हम ये सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम आगे एक बैकवर्ड स्टेप आए थे तो हमने देखा था कि ये नंबर होता है कॉस्ट और NRV का लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ये नंबर हमारा क्या आता है कि ये जो नंबर हमारा आया होता है, ये नंबर था हमारा जो इन्वेंट्री की कॉस्ट थी और उसकी NRV, उसका लोअर नंबर था। ये जो उनमें से कम होगा वो हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में हम अपना क्लोजिंग स्टॉक का नंबर दिखा देते हैं। और इसके पीछे प्रूडेंस, रियलाइजेशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे काम करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास। फिर हमने देखा था इन्वेंट्री होती क्या है। हमने इन्वेंट्री देखा था। इन्वेंट्री हमारी होती है जो हमने अपने बिजनेस में डे टू डे सेल के लिए रखा हुआ है, इज हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। फिर हमने देखा था कि हमारा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी प्रोसेस है होनी है, प्रोडक्शन में है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, और हेल्ड एज मटेरियल और सप्लाईज, material and supplies to be consumed in production or rendering you for will be used as for rendering of services। ये हमने इन्वेंट्री की डेफिनेशन देखी कि भाई यहाँ पर हम सिर्फ जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर फोकस है हमारा, कि हमने इन्वेंट्री का ये जो नंबर आ रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में, ये हमने वैल्यू करना है। हमने सबसे पहले देख लिया कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। और इन्वेंट्री है क्या, अब बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। हमें ये देखना है कि बिजनेस ने जो चीजें हेल्ड फॉर सेल रखी हुई हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, हेल्ड एज मटेरियल और सप्लाईज, वो भी हमारी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आ रही है। फिर हमारा कुछ एक्सेप्शन थी कि जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता था। AS2 हमारा अप्लाई नहीं होता था। AS2 किन पे अप्लाई नहीं होता था? AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं उसके ऊपर AS7 एप्लीकेबल हो जाता है। फिर हमने वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, हमने और भी अपने इसमें देखे जो हमारे एक्सेप्शंस थे। अब वापस आते हैं हमारा वैल्यूएशन पार्ट पे, जिस पे हम आज अब फोकस रखने वाले हैं। वैल्यूएशन पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमें अपना ये नंबर गिवन रहता था कि भाई आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और उसको हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में लिख देते थे। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था दिस इज योर कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV क्या थी? हमारी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। जो इसके ऊपर खर्चा आएगा सेल करने का, उसको लेस करने के बाद बेसिकली जो मार्केट वैल्यू है हमारा आज की डेट में, अगर मैं इस इन्वेंट्री को बेचूं कि इस रेट पे ये बिक सकता है ये सामान, अगर जो इन्वेंट्री हमारी बेसिकली है क्या, जो सामान ईयर एंड तक हमारा बिका नहीं है, हम फर्नीचर में डील कर रहे हैं, हम मशीनरीज में डील कर रहे हैं, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, जो AC, जो कूलर, टीवी, LED हमारे एट द ईयर एंड बिके नहीं है, दैट इज योर इन्वेंट्री।
तो कहते हैं अगर आज की डेट में ये बिक जाए तो इस रेट पे बिकेंगे और उसको बेचने का ये खर्चा होगा, दैट इज योर एनआरवी। और कॉस्ट के ऊपर आज हम अपना फोकस करने वाले हैं। हम एक स्टेप पीछे आगे, क्या आगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी वाज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। अब हमारा मुद्दा आता है मेन कॉस्ट के ऊपर। AS2 हमारे को डिटेल में सिखाता है कि भैया कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी उलझने इन्वॉल्व हैं। ऐसे नहीं होता बिजनेस बड़ा, आप हर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक बिजनेस की बात नहीं कर रहे आप, एक हर इंडस्ट्री को देखते हुए आपने ये प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस में बेसिकली काम कैसे कैसे चलता है। आज हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन के ऊपर फोकस रहने वाला है इन्वेंट्री की, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि इन्वेंट्री हमारी यहाँ आएगी। बैलेंस शीट में हमको COGS में निकालते टाइम यूज होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और हमारा बैलेंस शीट में करंट असेट्स में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है, और ये जो नंबर होता है दैट इज योर कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी हमें समझ आ गया, अब हमें कॉस्ट निकालनी है। हमें इन्वेंट्री पता चल गया, हमें कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता वो भी पता चल गया। अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उससे पहले हमें देखना होगा कि बिजनेस में क्या क्या चीजें होती हैं। कॉस्ट में जो कॉस्ट की बात करता है हमारा AS, वो कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस all cost incurred in bringing the inventory, to the present condition and location, to present condition and location। ये हमारा कॉस्ट में आएगा। जब हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट, तो कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे हमारा इन फैक्ट्री तक लाने का खर्चा सारा, बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में इन्वेंट्री है वहां तक का सारा खर्चा, आपको इन्वेंट्री खरीद के आए उसको परचेज प्राइस प्लस फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, प्लस आपने कोई टैक्सेस पे किए जो कि नॉन रिकवरेबल है, ड्यूटीज टैक्सेस आपने पे किए हैं इसके ऊपर, एंड दैट इज नॉन रिकवरेबल। अगर रिकवरेबल है वो आपको वैट में, GST में आपको उसका इनपुट मिल जाएगा, तो आप उसको यहां पे इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज प्राइस प्लस फ्रेट इनवर्ड प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस दैट इज नॉन रिकवरेबल, वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट हो जाएंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है जी कि लेबर का खर्चा, हमारे जो वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं इस इन्वेंट्री के ऊपर, और उसके अलावा जो और खर्चे हैं हमारे इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने के लिए, वो हमारे खर्चे सारा इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे हमारा। यानी सिर्फ परचेज प्राइस इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने जिस प्राइस पे इन्वेंट्री खरीदी होंगी वो नहीं, आप इन्वेंट्री को अपना शोरूम में लेके आए और उसके ऊपर जो और रेलेवेंट खर्चे हुए हैं जो कि उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने के लिए नेसेसरी थे, वो सब खर्चे उसके अंदर इंक्लूडेड। इसके भी हम क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, बट आज जो हमारा मेन फोकस है कि भाई कौन सी कॉस्ट लेनी है, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हम सबसे पहले एग्जांपल कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी का शोरूम है जिसमें टीवी, कूलर, AC, वॉशिंग मशीन, ये सब प्रोडक्ट्स वो बंदा परचेज सेल कर रहा है। अब क्या चलता है पूरा साल, पूरा साल क्या चलता है हमारा, एक बंदा गुड्स खरीदता है 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक का, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। हमें ये पता चल गया कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगी, कॉस्ट इसका पार्ट, और अदर कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, ये सारी हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। अब मुद्दा आता है हमारे बिजनेस की वर्किंग देखते हैं हम। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्या कर रहा है, कूलर, टीवी, AC खरीद रहा है, इनके ऊपर है ना एक बार कोड होता है।
हाँ सर, वो है ना, स्कैन करते हैं, उससे उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स उस कंप्यूटर में आ जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या होता है, ये टीवी खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, इनकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने टीवी कितने खरीदे थे। अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हम टीवी खरीदते हैं। कभी टीवी का रेट, लेट्स सपोज एक टीवी है 50,000 का, यहाँ पर 51,000 का, यहाँ थोड़ा सस्ता हो गया 49,000 का, यहाँ आपका फिर 52,000 का हो गया, फिर ड्यूरिंग द ईयर 53,000 का हो गया। प्राइस वेरी करते हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर कभी टीवी के ऊपर आप डिस्काउंट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, तो आपको उसकी जो कॉस्ट पड़ी ना, कभी 50,000 पड़ी, कभी 51,000 पड़ी, कभी 49,000, कभी 52,000, कभी 53,000। अब इसमें क्या है, इस टीवी पे भी बार कोड होगा और इस टीवी पे भी होगा। तो यानी जब इस रेट पे जो टीवी खरीदे होंगे उसको हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो यहां पर पड़े हैं वो 53,000 वाले हैं, 52,000 वाले हैं, 49 वाले हैं, 51 हैं या 50 वाले हैं। उनको हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बार कोड की मदद से कि भाई हमारा ये टीवी बिक चुका है, ये बिक चुका है, ये बिक चुका है। एक हमारा 50 वाला और एक 53 वाला हमारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़े। तो जितना 50 वाले के पीस पड़ेंगे उसको 50,000 इंटू नंबर ऑफ एसी टीवी या जो भी हमारा रहा होगा, और 53,000 इंटू नंबर ऑफ, इससे हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कॉस्ट में हमने देख लिया क्या क्या चीजें इंक्लूड की होंगी। हमने कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस, फ्रेट इनवर्ट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो वहां तक के, और रिबेट वगैरह जो मिलेगी होगी हमने वो लेस कर दी होगी, माइनस रिबेट, टैक्सेस, रिबेट और डिस्काउंट जो हमें मिला होगा वो हमने लेस कर दिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ तो हमारा डायरेक्ट ट्रेडिंग का काम है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी रहती है कुछ, और भी हमारे वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड्स रहते हैं। अब इस केस में तो हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहा होगा। हमने देखा कि हमारे को यहाँ ये कॉस्ट इन तीनों को कंसिडर करते हो मेरी 50,000 इतनी थी। अब मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल रहा हूं अपना 31 मार्च 31 मार्च 2021 को। मैं कह रहा हूं मेरे 50,000 के पीसीस पड़े। मेरे यहां के जो मैंने इस रेट पे खरीदे थे तब के मेरे 6 पीस पड़े हैं, 3 लाख, यानी 3 लाख की मेरी ये इन्वेंट्री पड़ी है, और 53,000 का मेरा एक ही टीवी पड़ा है। 53,000, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 3,53,000। 3,53,000 मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो टीवी की इन्वेंट्री पड़ी है, जो मेरे पास टीवी की इन्वेंट्री पड़ी है, दैट इज 3,53,000 यूजिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मेथड कि मैं कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करूं। बेसिकली हम क्या है, आप ये समझने की कोशिश करो, जो ये कॉस्ट निकल के आएगी भैया, ये आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है। इससे आपके नंबर्स, जो फाइनल आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर हैं, वो इंपैक्ट हो रहे हैं। आपको समझने की जरूरत होगी। और आपकी बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप जो भी बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, दैट इज द समरी ऑफ योर बिजनेस। जो आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो वो आपके बिजनेस की समरी है, और उसके बेसिस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारे लोग अपना डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। इसके बेसिस पे बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। बहुत सारे लोगों का डिसीजन इंपैक्ट हो रहा है। तो जो भी चीज इस बैलेंस शीट में आ रही है वो आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती हो। सर हम तो है ना बस ऐसे कर देंगे भाई, अब आखिरी में है ना ये वाले बिक गए होंगे। नहीं, जहां आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप देखोगे कि कौन कौन से टीवी बिक चुके हैं और कौन कौन से जो एक्चुअल में पड़े हैं, जो आपके गोडाउन में, जो आपके स्टोरेज में एक्चुअल में जो आपके पीसीस पड़े हैं, आप उसी को ही क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओगे ना, इन्वेंट्री में दिखाओगे। हाँ सर, क्योंकि जो हमारे बिक गए हैं उनके अगेंस्ट हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली है, तो उनको हम क्यों इन्वेंट्री दिखाएंगे। बट ये टीवी हमारे बिकने अभी रह रहे हैं, ये टीवी हमारे बिकने रह रहे हैं। तो यहां जो मैं अपना इन्वेंट्री दिखाऊंगा, बच्चों ये ध्यान देना है कि ये जो कॉस्ट निकाल रहा हूं, ये कॉस्ट आपकी बैलेंस शीट में आने वाली है। बार बार कह रहा हूं इस चीज को, ये आपकी बैलेंस शीट में आने वाली है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस,
हम ये मेजर करते हैं। एक स्टेप हम पीछे आए थे और हमें अब कोस्ट AS2 हमें वैल्यूएशन सिखा रहा है इन्वेंट्री की, आप वैल्यूएशन कैसे करोगे, हमें बता दिया कि आप कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे। बट हमारे लिए जो सबसे बड़ी दुविधा आती है, अरे भैया कौन सी कॉस्ट लें, एक टीवी मैंने ड्यूरिंग द ईयर मैंने मई में खरीदा, एक जुलाई में खरीदा, कुछ मैंने लोट खरीदे, मेरा जो ऑर्डर आए, एक ऑर्डर लोट आया मेरा मई में, एक जुलाई में, एक सितंबर में आया, एक दिसंबर में आया, एक फरवरी में आया। अब सबके रेट अलग अलग थे। अब मुझे देखना है कि मैं क्या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा हूं अलग अलग लोट की। हाँ जी सर, यहां पे मैं बार कोड की मदद से स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा हूं। तो हमारा एएस कहता है जब तक आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं, यू विल यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड टू फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। अब मैंने देखा 50,000 का एक लोट आया था मेरा, यानी 50,000 पर पीस कॉस्ट थी उसकी, और उसके 6 पीस पड़े हैं मेरे पास अभी तक। तो मेरा ये आ गया 3 लाख का। तो ये वाले लोट का माल पड़ा है टीवी का, वो भी सिर्फ टीवी का। आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करना होता है कि आपका क्या क्या इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें पड़ी हैं, प्रॉपर डिटेल जाती है। कोई भी काम अपने अकाउंट्स में आर्बिट्रेरली रैंडमली नहीं होता, क्योंकि हर चीज आपके डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। जैसे आपका हेल्थ कार्ड होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहते हैं ना आप ये वाले टेस्ट करवा लीजिए, और उनके बेसिस पे वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ सर, वो हमें कहते हैं कि आप प्लीज ये वाली, और उस टेस्ट रिपोर्ट की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू हमारी बैलेंस शीट की होती है, क्योंकि बैलेंस शीट आपके बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है आपकी एट द ईयर एंड क्या है, और उसमें हर नंबर की वैल्यू होती है और इन्वेंट्री की भी वैल्यू होती है। तो इसीलिए हमारे को हर चीज डिटेल में जाके अच्छे से सीखनी है। तो AS2 क्या कहता है, सबसे पहले आप भैया यूज करोगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड वेयर इट इज पॉसिबल। जहां आपके पास पॉसिबल है सर, बार कोड की मदद से पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर हम अपने सभी यूनिट्स को स्पेसिफिकली मेजर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, इससे कोई बढ़िया बात हो ही नहीं सकती सर। यहां तो हमें समझ आ गया कि जहां पर हमारे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो पॉसिबल होगा, हम देखेंगे कौन कौन से यूनिट बचे हुए हैं, कौन कौन से जो यूनिट सेल हो चुके हैं, बात खत्म। AS2 की स्कोप से बाहर हो गए। हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो यूनिट्स नहीं जो से परचेज हुए, सेल हो गए, बात खत्म। वो तो हमारे AS9 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी। अब हमें कॉस्ट, क्योंकि जो इन्वेंट्री अभी तक हमारी बिकी नहीं, हमने उसके ऊपर यहाँ पर ये देख लिया था, प्रूडेंस, रियलाइजेशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा ये कॉस्ट एनआरवी क्यों हम कर रहे हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आपको ये कहता है जहां पर आपके पास स्पेसिफिकली पॉसिबल है, आप यूनिट कैलकुलेट कीजिए, उसका कॉस्ट जो आपकी होगी, उस कॉस्ट में आप ये वाली सारी चीजें इंक्लूड कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। सर ठीक है, ये हो गया सर हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन खत्म। इसी तरीके से जो आपके अब एसी रहे होंगे, एसी के आप मान लीजिए 40,000 का लोट के 10 पीस पड़े हैं, 45,000 के लोट के आपके 10 पीस पड़े हैं, या आप मान लीजिए 2 पीस पड़े हैं, तो 80,000 का ये इन्वेंट्री का पड़ा है और 4,50,000 का ये इन्वेंट्री का पड़ा है। तो टोटल हो जाएगा आपका 5,30,000 का आपका लोट पड़ा है एसी का। यहां पर हम बार कोड की वजह से स्पेसिफिकली किसी भी इंडस्ट्री में, यह तो मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फर्नीचर में भी चले जाइए, वहां भी अगर बार कोड होते हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट इस पे आया था, जहां जहां बार कोड होता है। आजकल हम किसी भी बड़े शोरूम में जाते हैं, या इवन हम ग्रोसरी स्टोर्स में भी जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, इनमें भी है ना आजकल बार कोड लगे होते हैं। तो जहां बार कोड है वहां मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, और जिनका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है वहां हम प्रेफरेंस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को ही देंगे, क्योंकि ये नंबर हमारा बैलेंस शीट में जाने वाला है, और बैलेंस शीट शुड रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे हमारा हेल्थ कार्ड, जो हमारी हेल्थ रिपोर्ट होती है, जो हम डॉक्टर साहब हमें कहते हैं कि आप ये वाले रिपोर्ट्स टेस्ट करवा लीजिए, उसके बेसिस पे हम आपको मेडिसिन बता देंगे, कि हमें पता चल जाएगा। इसी तरीके से हमारे बिजनेस से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं हमारे बैलेंस शीट के, और हर नंबर हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे, हमारी यही पॉसिबिलिटी रहती है। फिर सेकंड आता है अब जहां वेयर इट इज नॉट पॉसिबल, जहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक इंडस्ट्री तो हमें समझ आ गया, एक एग्जांपल सर की, जहां पर हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है, हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे।
अब हमारा जहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होता वहां हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। हमने लास्ट क्लास में एक पेट्रोल पंप का एग्जांपल देखा था वेटेड एवरेज में, आपको थोड़ा सा वहां समझाने की कोशिश करता हूं। वेटेड एवरेज बेसिक ये मेथड्स क्या कहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री बल्क में आती है, बल्क में आती है और वो आपस में मिक्स हो जाती है। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तो पॉसिबल है नहीं, ये हमने देख लिया। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो वो मिक्सअप हो जाती है कि हमारे जो लोट आते हैं, जैसे अब मैं फीफो को हम स्टार्ट करते हैं, एक वेजिटेबल या फ्रूट वाला या हमारा कोई ऐसा काम है जो मिक्स हो जाती है। अब आप वेजिटेबल वाली शॉप पे जाओ, जैसे हमारे मदर डेयरी में जाते हैं वहाँ, और या और भी जैसे शॉप्स होते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, वो वेजिटेबल्स मिक्स हो जाती हैं। अब वो तो है नहीं कि एक प्याज, एक दिन उन्होंने प्याज खरीदा, अनियन खरीदा, लेट्स सपोज आप गए मदर डेयरी पे गए जहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह हमारे को मिलती हैं, वहाँ गए, हम बुक्स बना रहे हैं 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक। अब यहाँ पर सब्जियों के रेट तो हम सबको पता है कि भाई कब कौन से होते हैं, कब कौन से होते हैं। अब क्या रहता है, कभी वेजिटेबल अब किसी का रेट एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं, अब 100 रुपये मान लीजिए, किसी भी चीज़ के 100 थे, फिर कभी 105 हो गए। डेली बेसिस का लेता हूँ क्योंकि इसमें तो पेरिशेबल गुड्स होते हैं। ये आपका 1 मई था, ये 2 मई था, ये आपका 5 मई हो गया। ऐसे करते कराते हमारा रेट कभी 106, कभी 97, कभी 98 में, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया। यहाँ आपका आया ये 100 पर केजी था, यहाँ आपका 100 केजी आया टोटल, यहाँ भी आपका 90 केजी आया। ऐसे आपके पास लोट आ रहा है। अब लोट आ रहा है, अब आपको यहां पता नहीं कि भाई मेरे पास जो वेजिटेबल पड़ी है, ये 31 मार्च से पहले के 5 दिन ले लेते हैं हम, 25 मार्च, 26 मार्च, कर दो रह जाते हैं, 26 मार्च, 27 मार्च। अनियन का ले लेते हैं क्योंकि वो तो 5 दिन चल जाता है, बाकी वेजिटेबल्स तो चलती नहीं है हमारी, वो तो 2 दिन में ही खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, ये हमारा 97 का है। अब हमें पता नहीं है कि एक बास्केट थी वहाँ, वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वो क्रेट्स रखी होती हैं, उस क्रेट में अनियन आया जा रहा है, आया जा रहा है, ये वाला भी यहाँ आ 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 रहा है, ये वाला भी, ये वाला मिक्स हो रहा है। अब आप क्या मान के चलते हो, आपको नहीं पता कि कौन सा किसका पड़ा है, या फिर वो बास्केट्स बना रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं वो है ना, फ्रेश को थोड़ा अलग रख देते हैं। अब यहां पर हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, जो वो है वो सबसे पहले ये वाला गुड्स निकालेंगे। मान लो 25 को सामान आया, 25 को थोड़ा बच गया था, 26 को आया, वो पहले 25 का बेचने की कोशिश करेंगे 26 को, या 26 का, सर सब्जी वाला तो पहले 25 का निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलेंगे वो सामान खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए वो पहले जो आया होगा वो पहले निकालने की कोशिश करेगा, वो पहले निकालने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमारा यहां पर मेथड कहा जाता है फीफो। फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया होगा सामान, जो सामान हमारे पास पहले आया होगा वही पहले बिका होगा। यानी अगर हमारे पास यहां पे 275 केजी अनियन बच गया, हमारे पास 275 केजी अनियन बच गया, हम क्या मानेंगे, ये 90 केजी क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है, हम क्या मानेंगे, ये आखिरी वाला जो लोट आए हैं ना ये बचे हुए होंगे, जो स्टार्टिंग के लोट आए हैं वो ऑलरेडी फुली सेल हो चुके होंगे। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं कंसीडर। परचेज, इशू, इन्वेंट्री। हमने सबसे पहले परचेज करी 26 मार्च को 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 100 केजी ऑर्डर किया हमने 26 मार्च को। डेट, किस रेट पे ऑर्डर किया, कितनी क्वांटिटी की और कितनी वैल्यू। हाँ सर है ना, हम डिटेल मेंटेन कर लेते हैं, यही फॉर्मेट हम अपने पास रखते हैं। और किस रेट पे इशू किया होगा, किस क्वांटिटी को इशू किया और क्या वैल्यू, और कितनी हमारे पास इन्वेंट्री रहेगी होगी। यही सेम, क्या रेट की इन्वेंट्री रहेगी होगी, कितनी क्वांटिटी रहेगी और कितनी वैल्यू रहेगी होगी। ये हमारा सारा काम चलता रहेगा।
फीफो क्यों लग रहा है? अब आप ये देखने की कोशिश करो, यहां पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब प्याज मिक्स हो जाएंगे भैया, प्याज आपस में मिक्स हो जाएंगी। मैं सिर्फ आपको एक फिक्शनल एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पर जो पहले सामान आया होता है वो ही पहले बेचा जाता है। चाहे आप दूसरी इंडस्ट्रीज में भी चले जाओ जहां पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, उनकी एक्सपायरेशन डेट होती है, उनकी एक्सपायरी डेट होती है। जैसे आप किस कैचअप होते हैं, जो आपके सोसेस होती हैं, म्योनीज हो गए, जो और भी पिज्जा सोसेस होती हैं, उनके ऊपर आपकी एक्सपायरी डेट होती है, वो उनके मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स के ही उनके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो। तो वहां आप क्या मान के चलते हो कि भैया पहले जो आया होगा ना पहले वही बिका होगा। फिर आप देखने की कोशिश करते हो जो लोट हमारे पास आया था, समझने की कोशिश, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भैया हमारा फीफो लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमारा फीफो लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है हमारे को। फीफो इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। और अब क्या रहता है कि फीफो किस इंडस्ट्री में और क्यों लगाया जा रहा है, लिफो क्यों नहीं लगाया जा रहा, वेटेड एवरेज क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्योंकि यहां पे एक तो जैसे पेट्रोल में पूरा मिक्स हो रहा था, पेट्रोल आपस में पूरा एकदम मिक्स हो रहा था, तो वहां तो लिफो फीफो पॉसिबल ही नहीं था, वहां वेटेड एवरेज। बट यहां पर हम मान के चलते हैं कि दुकानदार अपना पहले जो सामान आया होता है वो निकाल चुका होता है, वो बिल्कुल आपस में मिक्सअप नहीं हो जाते। जैसे पेट्रोल आप एक लिक्विड है, लिक्विड तो बिल्कुल मिक्स हो गया, यहां बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा, तो हम ये मान के चल रहे हैं पहले ये बिका होगा फिर ये, और लास्ट में जो 275 केजी होगा यानी 90 केजी इसका बचा होगा, 100 इसका बचा होगा, ये 190 हो गया, और 80 इसका बचा होगा, ये हो गया 270, और 5 केजी इसका बचा होगा। ऐसे जाके आपकी इन्वेंट्री निकली होगी, यानी 90 ये, 100 ये, 80 ये, और 5 केजी इसका बचा होगा, 65 इसका सेल हो चुका होगा। फीफो ये कहता है कि भैया कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कहते हैं जो माल पहले आ रहा है ना उसको निकाल दो। फिर अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए? आप देखोगे जो लोट आए थे, ये लोट आया था 100 रुपए पर केजी के हिसाब से, और 100 किलो उस टाइम सामान आया था। ये लोट आया था 105 रुपए पर केजी के हिसाब से, और 90 केजी क्वांटिटी आई थी। तो आपको देखना पड़ेगा ना क्या क्या क्वांटिटी आई थी, किस रेट पे आई थी, और उसी के बेसिस पे आप अपनी वैल्यूएशन इन्वेंट्री की करते रहेंगे। अब ड्यूरिंग द ईयर ये चलता रहा होगा कि हमने यहाँ 100 रेट 100 रुपए पर केजी खरीदा, 100 क्वांटिटी खरीदी, वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई होगी आपकी 10,000। अभी हमने कोई इशू नहीं किया। तो जब हमने ये माल खरीदा होगा तो हमारी इन्वेंट्री भी 100 रुपए पर केजी की पड़ी है, 100 इसकी पड़ी है, और ये हमारा क्वांटिटी आ गई। फिर इसी तरीके से 27, 28, 29, 30 को अब हम अपने साथ में इशू मान के चलते रहेंगे। हम इशू मानते हैं, यहां पर मैंने 90 केजी इशू कर दिया होगा, 90 केजी इशू कर दिया, 90 100 रुपए केजी वाला 90 कर दिया, और हमारे क्वांटिटी चलेगी इतनी। अब हमारे पास 100 रुपए पर केजी वाला 10 केजी बच गया, और 1000 की क्वांटिटी बच गई है, 10,000 रुपए वाली क्वांटिटी बच गई है। ये आपका 26 का ही, ये पहले परचेज हुआ और 26 को लेट्स सपोज हमारा सेल हुआ। फिर 27 को हमने 105 के हिसाब से हमने खरीदे, 105 के हिसाब से हमने खरीदे, कितने के खरीदे? 90 केजी खरीदे। 105 के हिसाब से 90 केजी, तो कितना हो गया? 105 इंटू 90, 9450। इशू कुछ नहीं है। अब हमारी इन्वेंट्री क्या रहेगी? इन्वेंट्री रहेगी है 10 क्वांटिटी इसकी रह रही है 100 रुपए वाले की, प्लस 105 के हिसाब वाली 90 रह रही है, तो हमारी इन्वेंट्री हो जाएगी 100, 10, 1000, और 105, 90, 9450। यहां पर हमारी इन्वेंट्री होगी 10,450। यहां पर मैंने बाइफर्फिकेशन आपको पूरा दिखा दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन सके कि कैसे आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकाल रहे हो। लेट्स सपोज अगर ये मेरा आज लास्ट डेट होता, मेरा क्लोजिंग डेट होती, मेरी बुक्स की क्लोजिंग डेट होती, तो मैं अपनी बुक्स में ये वैल्यू दिखा देता, मैं अपनी बुक्स में ये वैल्यू दिखा देता 10,450 रुपए, 10,450 रुपए। बट हमारा ये क्लोजिंग डेट नहीं है। फिर हम 27 को ही हमने लेट्स सपोज इशू कर दिया, लेट्स सपोज हमने इशू कर दिया, हमारे पास 100 केजी पड़ा तो हमने कर दिया 95 केजी इशू कर दिया। हमने क्या कह रहा है हमारे को? 27 को हमारे पास इतना नया माल आया था और ऑलरेडी हमारे पास इतना
पड़ा था। और अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने 95 क्वांटिटी इशू की है। सर ये 95 तो हमने तो खरीदे 90 थे, 95 इशू है, तो आप ये मान के चलो फीफो कहता है पहले ये इशू हुई होगी और फिर 90 वाली, यानी पहले जो क्वांटिटी इशू हुई है वो सारी 10 वाली आपकी जा चुकी है। 10 वाली फीफो क्या कह रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये आई थी, बाद में 105 वाली क्वांटिटी आई है आपके पास। आपका जो ये 10 केजी पहले वाला पड़ा होगा सबसे पहले यही बिका होगा, यानी रेट 100 वाला जो 10 केजी पड़ा था वो आपका बिक चुका है। फिर जो बाकी का 85 केजी बिका होगा वो आपका 105 रुपए रेट वाला बिका होगा। 105 इंटू 85, 8925, 8925 इशू आपका हुआ होगा। यहां आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एग्जिस्टेंस में। अब समझने की कोशिश कीजिए, 26 को हमने 100 रुपए के हिसाब से 100 केजी सामान खरीदा था, 10,000 रुपए की वैल्यू हमारी आ गई थी। फिर हमने 90 केजी इशू कर दिया था और 10 केजी 26 तारीख की शाम को हमारे पास रह गया था, और 27 तारीख की सुबह हमारे पास जो और सामान आया वो आया 105 रुपए पर केजी के हिसाब से 90 केजी आया। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री होगी उसके आने के बाद हमारे पास इन्वेंट्री टोटल होगी 10,450 रुपए। फिर हमने एक क्वेश्चन कहता है कि सर हमने है ना 95 केजी की सेल कर दी। अब फीफो यहां एग्जिस्टेंस में आ जाता है। फीफो क्या कहता है, भाई जी आपका जो 95 केजी इशू हुआ है ना उसमें 10 केजी वाला पहले बिका होगा। हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हम उस इंडस्ट्री में है जहां पे हमारे पेरिशेबल गुड्स हैं, हम प्रेफर करते हैं क्योंकि कंज्यूमर ने तो घर जाके यूज कर लेना है, मेरे पास 3-4 दिन और पड़ा रह गया तो वो सामान खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई प्रेफर कि जो पहले आया था वो पहले बिक जाए। तो इसका मतलब क्या है, 10 केजी हमारा बिक चुका होगा और बाकी का जो 85 केजी है वो हमारा 105 वाला बिका होगा। अब हमारे पास जो क्वांटिटी इन्वेंट्री में रहेगी होगी, जो हमारे एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्वांटिटी रहेगी होगी, दैट वुड बी 5 केजी, और 105 वाला 5 केजी रह गया होगा। 105 वाला तो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी होगी 525 रुपए। ये आपका 27 तारीख का दिन भी खत्म हो गया। पहले क्या हुआ था देखने की कोशिश कीजिए। 26 को आपने सामान खरीदा, 100 रुपए के हिसाब से 100 केजी खरीदा, 90 केजी बिक गया, 10 केजी रह गया। 27 की सुबह आपके पास इतना सामान और आ गया। फिर आपने देखा कि अब आपके पास टोटल इन्वेंट्री हो चुकी है 10,450 रुपए की, और उसमें से आपका ये सामान ऐसे है कि 10 जो बिका होगा 95 केजी, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि 27 को आपने जो टोटल एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो टोटल सेल थी दैट वाज 95 केजी। तो अब 95 में मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा बिका होगा, तो हम मेथड यूज कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बाय दिस वी आर एज्यूमिंग कि जो 10 केजी पड़ा था वो पहले बिका होगा, और ऐसे हमारा लास्ट में जो 275 केजी आया था, हम देखेंगे हमारे पास सबसे लास्ट में जो बिका होगा 90 केजी इसका पड़ा होगा, 100 इसका, 80 इसका और 5 इसका, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री की आ जाएगी। वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 90 केजी, 100 केजी, 80 केजी, ये रेट, सॉरी मैंने क्वांटिटी वाला रेट है 31 की, मैं आपको हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में रहा होगा वो बता रहा हूँ। हमारे पास 90, 80 ये हमारा और 5, 80, 180, 180 और 5, और रेट रहा होगा इसका 97, 98, 97, 98, 97, 6। हमारे पास टोटल 275 केजी पड़ा था, और इस रेट पे हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यही अगर पेट्रोल का केस होता, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, अभी मैं इसको हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। पेट्रोल क्या होता है, आपका मिक्स हो जाता है लिक्विड। यहाँ तो आप केजीज को, ये जो आपका सामान होता है आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप अलग अलग कैरेट में रख देते हो। जो आपकी वो बड़े बड़े वो बॉक्सेस होते हैं उसमें अलग अलग रख देते हो कि भाई पहले वाला ये आगे रख दे, फिर इसको ऐसे रख दे। अपने सिस्टम के हिसाब से रख सकते हो कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये 25 वाला सामान है, ये 26 वाला है, ये 27 वाला है।
ये दुकानदार करते ही है, ऑब्वियस है ये तो अब क्या हुआ कि आपके पास 275 था, अब फीफो कहता है 275 का मतलब है ये लास्ट के हमारे पास बचे होंगे और ये सब बिक गया होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम कॉस्ट की एग्जैक्ट नंबर निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसी नंबर को जो हमारा ये 97, एक बार 97 इंटू 90, 8730, 98 इंटू 100, 800, 97 इंटू 80, 770 और 106 इंटू 5, 530, इनका टोटल हम कर देंगे प्लस 7760 प्लस 9800 8730, 26,820 रुपये नंबर आपका इन्वेंट्री का आ गया। ये क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट नंबर निकालना था मुझे। क्या निकालना था? एग्जैक्ट नंबर निकालना था। ये मैंने टाइम की शॉर्टेज के लिए ना 28, 29, 30 का नंबर, उसमें भी ऐसे चलता रहा होगा हमारा, 26 का, 27 का हम और जो प्रैक्टिस क्लासेज होंगी उसमें कवर करेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैं मेन फोकस जो रखता हूँ कि अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर रखता हूँ। जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेज होती हैं उसमें तो हम अपना ये पूरा कवर करेंगे। ये 26,820 को अब क्या होगा, इस 26,000, अब हमारी इस कॉस्ट की नंबर आ गई 26,820 रुपये। और एनआरवी हमारी लेट्स सपोज 27,000 रुपये आ गई इसकी। हम कहते हैं विच एवर इज लेवर 26,820 रुपये में अपना प्रॉफिट एंड लॉस में बाय क्लोजिंग स्टॉक 26,820 और अपना बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 26,800। ये आपका स्टेप था। थर्ड स्टेप जो था हमारा क्या था कि हमें यहां पर आ रहा था, उसके लिए हमें कॉस्ट चाहिए थी, क्योंकि जब मैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर को कंपेयर करता हूं, मेरे पास कॉस्ट भी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ सर, कॉस्ट तो आपको चाहिए। अब कॉस्ट निकालनी कैसे हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड था हमारा जहां हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, जब हम स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर पा रहे थे बार कोड की मदद से, या और भी कोई तरीका है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि ये मेरी इन्वेंट्री बिक चुकी है, एक एक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो भैया मैं वहां एक यूनिट की, अब यहां मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं कि मेरा ग्रुप में आया था। बेसिकली जब मैं यहां बात कर रहा हूं ना, आप देखने की कोशिश कीजिए, यहां मैं ग्रुप में, बट जब पेट्रोल का केस आएगा ना, वहां हम ग्रुप में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है। कोई 100 वाला हो, कोई 101 वाला हो, 102 वाला, सब टैंक होता है, जो पेट्रोल पंप के नीचे टैंक होता है, वहां सब मिक्स हो जाता है। वहां आप ग्रुप की भी बात नहीं कर सकते, इसलिए वहां हमें वेटेड एवरेज यूज करना पड़ता है। क्या बात हुई कि जब आप सिंगल यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तब तो आप यूज कर रहे थे अपना स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। जहां आप ग्रुप में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपका इस लोट का माल बच गया होगा, इस लोट का माल बिक गया होगा, या इस लोट में आपका ये क्वांटिटी आपकी बची हुई है, तो आप वहां पर लीफो फीफो यूज करने लग जाते हैं। वहां आप कौन सा मेथड यूज करने लग जाते हैं? लीफो एंड फीफो, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। कि फीफो का हमने देखा कि ऑब्वियस है, पेरिशेबल गुड्स में आप फीफो ही अप्लाई करेंगे, लीफो अप्लाई नहीं करेंगे। जब आपका पेरिशेबल गुड्स होगा तो आप फीफो ही अप्लाई करेंगे। आपकी हर दुकानदार की यही कोशिश रहेगी कि भैया पहले जो सामान आया वो बिक जाए, नहीं तो खराब हो जाएगा। मेरे पे ऑब्वियसली हर कोई बंदा पैसे कमाने के लिए ही बैठा है, तो इसलिए वहां पर बाय डिफॉल्ट हमारा मेथड लग गया फीफो। वहां ना हम स्पेसिफिक लगा सकते हैं ना लीफो। लीफो तो ऑब्वियस नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे सामान लास्ट में होगा, आप कैसे मान के चल सकते हो वो मेरा नहीं बिका होगा। तो और वेटेड एवरेज भी नहीं है, क्योंकि मिक्स नहीं हो रहा, आप अलग अलग क्रेट्स बना रहे हैं। और पेट्रोल पंप का एग्जांपल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वेटेड एवरेज वाला। ऐसे ही हमारे वेटेड एवरेज का रहेगा कि डिफरेंट लोड्स में डिफरेंट क्वांटिटीज आई होंगी, और उनका हम वेट और क्वांटिटी को, वेट और जो उसका रेट होगा उसको कंसिडर करते हुए अपने वेटेड एवरेज कंसिडर निकालेंगे वहां पे। हाँ जी, एक बार आज की क्लास की हम क्विक रिवीजन कर लें कि आज हमने क्लास में क्या डिस्कस किया है। हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना स्टार्ट किया था। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बेसिकली क्या कहता है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में नंबर आता है क्लोजिंग स्टॉक का, वो नंबर हमें निकालना सिखा रहा है। कि भैया ये नंबर कैसे कैलकुलेट होना है। तो उसका एक स्टेप हम पहले अब इन्वेंट्री डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेंट्री इज असेट्स व्हिच इज हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, और हेल्ड एज मटेरियल और सप्लाईज। AS2 कहाँ अप्लाई नहीं होता, AS7 वर्क इन प्रोग्रेस, और जो हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स थे जहां पर ये अप्लाई नहीं होता, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि ये नंबर आता है कॉस्ट और एनआरवी, जो क्लोजिंग स्टॉक का नंबर होता है। दिस इज योर
कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो कोस्ट एनआरवी था एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट, और कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस का रीजन क्या था, प्रूडेंस, रियलाइजेशन और मैचिंग, हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर अब हमारा आगे कोस्ट, कि कोस्ट में क्या क्या चीजें ये कंसिडर करने को कहता है। हमारे को AS2 कहता है कोस्ट सिर्फ परचेज प्राइस नहीं है, cost of acquisition. In case of the manufacturing industry, it would also include cost of conversion and all other cost incurred in bringing the inventory to the present condition and location. फिर कहता है भैया जी अब मुद्दा क्या आता है कि इन्वेंट्री है ना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत लार्ज स्केल में बल्क में आप इन्वेंट्रीज परचेज करते हो, सेल करते हो, हर बिजनेस के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अब कुछ बिजनेसेस में आप जो सामान खरीद रहे हो और जो आप ऑलरेडी बेच चुके हो और जो आपका स्टोरेज में वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आप उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वहां आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की कौन सी कॉस्ट लें। मैं ये तो कह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगी, कॉस्ट कौन सी लूं सर जी। मैं यहां उस इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं जो बिकी नहीं है, साल के अंत में बिकी नहीं है। अब मेरे को कैसे पता, मेरे पास तो सामान आता रहा ड्यूरिंग द ईयर, अलग अलग रेट पे आता रहा, मुझे तो पता नहीं कौन सा बिका है कौन सा नहीं बिका। जहां मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कौन सा बिका है कौन सा नहीं बिका, वो एग्जांपल था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भैया यहां स्पेसिफिकली, तो आपको पता चल गया आपको 50,000 वाली और 53,000 वाली कॉस्ट। फिर आप देखोगे इसके कितना मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है, कितनी क्वांटिटी पड़ी है आप उसको कंसीडर करोगे और उसके बेसिस पे अपना कैलकुलेट कर दोगे। फिर आपका ये हमारा निकल गया था कि भाई आपका ये टीवी था, टीवी के 50,000 वाले रेट के 6 पीस पड़े हैं, 53,000 वाले का 1 पीस पड़ा है, एसी का 40,000 वाले के 2 पीस पड़े और 45,000 वाले के, तो आपकी ये जो कॉस्ट आ गई। फिर आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस को कंसीडर करेंगे और वही नंबर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जो बैलेंस शीट में नंबर आ रहा है दैट शुड रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो एक्चुअल में आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है ना, हमने वो नंबर निकालने की कोशिश करनी है। आर्बिट्रेरली नंबर नहीं निकलता कुछ भी, आप इसलिए हर टेक्निक हर मेथड बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री आप अप्लाई करते हो। यहां स्पेसिफिक पॉसिबल था कर दिया जी। अब जहां स्पेसिफिक पॉसिबल नहीं है, जैसे आप पेरिशेबल गुड्स का एग्जांपल लेता हूं, जहां पर आप मान के चलते हो जो सामान पहले आता है वही पहले बिकता है, और वो इतना भी मिक्सअप नहीं हो जाता कि आपको पता ना चले कि कौन सा लोट बिक चुका है। यहां सिंगल प्याज की बात नहीं कर रहे हैं, अनियन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां लोट की बात कर रहे हो कि मेरे पास इस लोट में इतना क्वांटिटी पे इस रेट पे ये इतनी क्वांटिटी आई थी इस रेट पे। तो यहां पर अब आप लीफो और फीफो लगाना। अब मैं यहां पर लीफो लगाऊं फीफो लगाऊं, मेरे मन में क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में एक दुकानदार क्या करता होगा। मैं लीफो क्यों लगा रहा हूं, मैं हवा में नहीं लगा रहा कि भाई मेरे को रात को पंडित जी सपने में आए, बेटा तू फीफो लगा दियो तेरा कल्याण होगा। अरे बाबा जी रहन दो, ऐसे नहीं लग रहा है फीफो। फीफो लग रहा है क्योंकि वो बंदा डील ही ऐसे कर रहा है। वो बंदा जो पहले सामान आया है वो पहले बिक गया होगा, उसकी प्रेफरेंस ही यही रही होगी, हर दुकानदार यही करेगा। मैं भी उसकी जगह हूं तो मैं भी यही करूंगा कि भाई साहब मैं अपनी जेब से थोड़ी भरूंगा, कस्टमर ने तो जाके यूज कर लेना है, मेरे पास 3 दिन और रह गए तो सामान खराब हो जाएगा, तो मैं पहले जो सामान आ रहा है वो निकालना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसीलिए मैंने यूज करा है यहाँ पे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और उसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर कंसीडर किया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे काम कर रहे हैं, कि भैया जो सामान आ रहा है ये देखो, जो सामान पहले आया था वो पहले बिका होगा और जो बाद में आया था वो बच गया होगा। इसको बाकी हम अपनी प्रैक्टिस क्लास में और भी डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो यहाँ हम सिर्फ अपना कॉन्सेप्चुअल क्लास कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे वेटेड एवरेज, लीफो, उन सब के हम क्वेश्चंस भी करेंगे और उनकी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। वेटेड एवरेज का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि वेटेड एवरेज मैं कहां अप्लाई करूंगा। वेटेड एवरेज बेसिकली क्या होता है, जहां बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं आपके लोड। आपने पेट्रोल डीजल खरीदा, पेट्रोल पंप पे गए, उनका जो अंडरग्राउंड टैंक बना होता है उसमें एक ट्रक आता है, उसमें रिफिल कर देता है, फिर रिफिल कर देता है। अरे भाई उनका जो टैंक आ रहा है ना वो अलग अलग रेट पे आ रहा है, एक रेट पे नहीं आ रहा। अब पेट्रोल पंप के मालिक को तो पता नहीं भैया मेरा क्या कितना रेट पे वो वाला बिक चुका है कितना, तो वहां पर हम लीफो फीफो अप्लाई, स्पेसिफिक तो पॉसिबल ही नहीं है, स्पेसिफिक को तो भूल जाओ। नॉन स्पेसिफिक में भी लीफो फीफो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां आप लोट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लोट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो वहां आपको वेटेड एवरेज अप्लाई करना पड़ता है, वो हम अपने क्लासेस में करेंगे। एंड लीफो का फीफो का एग्जांपल ये था। तो आपका एट लास्ट क्या निकल के आया, आप अपना बैलेंस शीट में नंबर डालते हो, एक क्लोजिंग स्टॉक 26,820, ये नंबर आता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज
कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। हमारे को अब तक नंबर दिया होता था, हमारे अच्छे दिन थे वो, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें खुद कैलकुलेट करना है नंबर। एनआरवी वाज योर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड ट्रांसफर, जो सेलिंग कॉस्ट होती है उसको लेस करने के बाद एनआरवी आ जाता है। फिर कॉस्ट, अब कॉस्ट में कहता है क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे। AS2 कहता है सिर्फ परचेज प्राइस इज नॉट योर कॉस्ट, हियर कॉस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज प्राइस, फ्रेट इनवर्ड और ड्यूटीज एंड टैक्सेबल नॉन रिकवरेबल माइनस रिबेट डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस ऑल अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventory to the present condition and location, इन सब कॉस्ट की बात कर रहा हूं। फिर वो कहता है कौन से लोट की कॉस्ट, तो ये भी आता है। ऐसा तो है नहीं बड़ा छोटी सी है 10-15 kg या 10-15 क्वांटिटी में आप डील कर रहे हो, तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ तो मैं फिर भी 1000 की बात कर रहा हूँ, लैक्स में उनके पास यूनिट्स होते हैं, जो लाखों में उनके पास यूनिट्स होते हैं। आप एक अमेजोन का एग्जांपल ले लीजिए, जो बच्चे नहीं समझ पाते कि यूनिट वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा होता है, कि अमेजोन के वेयर हाउस में कितना एट द ईयर एंड सामान पड़ा होता है। जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उनके खुद के वेयर हाउस होते हैं, उनके पास कितना सामान पड़ा होता है और वो कैसे आइडेंटिफाई करते होंगे, ये सारी चीजें यहाँ सिखाएगी हमें। फिर कहता है कॉस्ट तो हमें पता चल गई, क्या कह रहे हैं, ये हमारा बैलेंस शीट में आया, वो नंबर आया यहां से, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो नंबर आया हमारा यहां से कॉस्ट और एनआरवी, ये बैकवर्ड स्टेप ले रहा हूं मैं। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इसको डिराइव करने के लिए आपने अपनी कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर किया होगा, उसके रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। एनआरवी हमने देख लिया, कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की होगी ये हमें बताया। फिर इस कॉस्ट को कैसे डिराइव किया होगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जहां पॉसिबल है, नहीं तो लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। फिर हमने फीफो का एक एग्जांपल करके देखा। इस तरीके से AS2 हमारे को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फिर हमें AS2 डिस्क्लोजर करने के लिए भी कहता है आपने कौन सी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है और किस किस तरह की इन्वेंट्री है आपके पास रो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आपके पास टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो आता है डिस्क्लोजर में। डिस्क्लोजर का भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं उसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। आपका जो भी नंबर होता है आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो AS2 हमें क्या कहता है कि आपको जो डिस्क्लोजर देने हैं उसमें देना है कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है, और टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, आपकी किस किस टाइप की इन्वेंट्री है उन सबका क्लासिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, या और भी जो आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक आपके आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ये आपको AS2 डिस्क्लोजर करने के लिए भी कहता है। और ये क्रक्स है आपका, बेसिकली AS2 हमारे को कहता है ये जो नंबर आ रहे हैं ना, इसको डिराइव कैसे करना है, हमारे को AS2 ये सिखाने के। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक गया था, ये कॉस्ट और एनआरवी का फाइनल लोअर नंबर था। कॉस्ट में आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड ऑल अदर कॉस्ट इंक्लूड की थी, और उस कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड की जाए कौन सी ना की जाए ये हमने यहाँ पे देखा था। और स्पेसिफिक वाले में भी हमने देखा था कि स्पेसिफिक वाले में कैसे कि कौन सा लोट हमारा बिक चुका था, कौन सा लोट हमारा अभी पेंडिंग पड़ा था इन्वेंट्री में, उन सबको हमने कंसिडर किया था। तो दिस वाज योर AS2, और उसको हमने एक ओवरव्यू लेवल पे समझने की कोशिश की थी। बाकी प्रैक्टिस हमारी रेगुलर क्लासेस में रहती है। आपके कोई भी डाउट आते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास ये लेटेस्ट क्लासेस आती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है सचिन तनेजा क्लासेस 47, आप प्लीज़ वहाँ फॉलो कीजिए। और आपको कोई भी डाउट आता है 97100211 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।